our activity 1 and 2 of third chapter, and today I am going to discuss activity 3 with you. So let's start. Here are the description of games which often confuse us. Study the information given below. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कितनी गेम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि गेम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। और ये गेम्स स्पेशली स्टूडेंट्स ऐसी है जो हमें कंफ्यूज करती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से सिमिलर होती है, तो हम कंफ्यूज होते जाते हैं कि कौन सी गेम को हम क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो कौन सी गेम हो सकती है। Our explanation. First game is टेकवॉन्डो। स्टूडेंट्स, ये एक गेम का नाम है टेकवॉन्डो। अब हम देखेंगे इसकी इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ मॉडर्न martial art characterized by the first high and spinning kicks. Taekwondo means the art of kicking and punching or the art of unarmed combat. The sport originated in Korea and is one of the most popular modern martial art. स्टूडेंट्स, ये जो टेकवॉन्डो नाम की गेम है एक मार्शल आर्ट है। मार्शल का नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्शल आर्ट जिसे कहते हैं वो। और ये स्टूडेंट्स स्पेशली कैसी गेम होती है? फर्स्ट हाई एंड किक्स, यानी कि इस गेम के अंदर फर्स्ट और बहुत ही ऊंची हाई और स्पिनिंग यानी कि टर्न अराउंड, यानी टर्न करके जिस टर्न यानी कि गोल घूम के जो किक मारी जाती है वो स्पेशली टेकवॉन्डो गेम में होता है। अब यहाँ पे हमें टेकवॉन्डो की डेफिनेशन दी है, द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग, किक करने की और पंच करने की, यानी कि हम हाथ से जो पंच मारते हैं ना वो, तो किक करने की और पंच करने की ये गेम होती है। और ये जो गेम है वो स्पेशली कोरिया में ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि ये कोरिया में ये गेम स्टार्ट हुई थी। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट, जिसे बहुत ही पॉपुलर मार्शल आर्ट के लिए वो बहुत फेमस है। और कॉम्बैट का मतलब है फाइट के अंदर ये यूज़ होती, ये ट्रिक यूज़ होती है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड जो गेम है हमारी कराटे। इट इज़ द हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ जापानीज ओरिजिन। ये गेम जो स्टूडेंट्स है जापान की ओरिजिन है, यानी जापान में ओरिजिन हुई थी, जापान में स्टार्ट हुई थी। और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फॉर्म है मार्शल आर्ट का, बहुत कठिन मार्ट, क्योंकि ये कराटे जनरली ज़्यादातर लोगों को इजीली नहीं आ सकता है। इट इज़ अ स्ट्राइकिंग आर्ट, स्ट्राइकिंग यानी आर्ट इन विच हिट्स अनदर फॉर फाइट और डिफेंस, यानी कि स्ट्राइक किसे कहते हैं कि जब हम अपने आप को बचाने के लिए या किसी से लड़ाई करते वक्त हम जो हिट करते हैं यानी कि किसी को मारते हैं उसे स्ट्राइक कहते हैं। यूजिंग पंचिंग, किकिंग, नी एंड एल्बो स्ट्राइक। स्पेशली कराटे के अंदर कौन कौन सी हमारे बॉडी के कौन से पार्ट यूज़ होते हैं दूसरे को मारने के लिए? तो हमारे पंच यानी कि हाथ से हम जो पंच मारते हैं वो, फिर किक यानी पैर से हम जो किक लगाते हैं, नी यानी कि घुटना, और एल्बो यानी कि हमारी कोहनी, इससे ज़्यादातर लोगों को हिट किया जाता है। द ओपोनेंट्स बॉडी, ओपोनेंट्स यानी राइवल, हमारे ऑपोजिट जो खड़ा होता है वो। कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड कराटेका। जो कराटे है, कराटे की प्रैक्टिस करता है जो खिलाड़ी, उसे कराटेका कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड गेम जूडो। जूडो इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ओरिजिन इन जापानीज ओरिजिन। ये भी जापान में स्टार्ट हुई थी। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज़ द कंपेटिटिव एलिमेंट वेयर द ऑब्जेक्टिव इज़ थ्रू एन ओपोनेंट टू द ग्राउंड एंड एमोबिलाइज और subdue एन ओपोनेंट। ये बहुत ही जनरल आर्ट है जो मार्शल आर्ट का, और ये जापान में स्टार्ट हुआ था। और ये स्पेशल इसका फॉर्म क्या है, इसकी फीचर्स क्या है? तो एक कंपेटिटिव एलिमेंट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट यानी हमारे सामने वाले को हम क्या करते हैं,
थ्रो एन ओपोनेंट, हम इसे जब थ्रो यानी फेंक देते हैं, टू द ग्राउंड, ज़मीन पे फेंक देते हैं। एंड इम्मोबिलाइज यानी कि स्टॉप फ्रॉम मूविंग, हम उसको ऐसे ज़मीन पे फेंकने के बाद पकड़ लेते हैं कि वो मूव ना कर सके, हिल ना सके। सब्ड्यू ओपोनेंट यानी कि रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग और समवन, यानी उसके अंदर जो ताकत होती है हिलने डुलने की, वो हम उससे रोक लेते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं जिससे वो हिल ना सके, और फिर हम जीत जाते हैं। यू वांट टू ऑर्गेनाइज वन ऑफ दिस competition in your school, being a member of sport club, you ask to prepare some instruction for the players and rules for the tournament, prepare a list of instruction come रूल्स। तो यहाँ पे हमें ऐसा कहा गया है कि स्कूल में हमें ऐसी कोई कंपटीशन रखनी है और उसके लिए रूल्स बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो गेम्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के साथ भी भेजूँगी। तो आपको खास वो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। अब हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी 4। हैव यू हर्ड और read something about disability sports, read details of such sport। क्या आपने कभी ऐसे कोई स्पोर्ट्स गेम के बारे में सुना है या स्पोर्ट्समैन के बारे में जो डिसेबल हो, यानी कि उसके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो? तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। While sports has value in everyone's life, it is even more important in the life of a person with a disability। कि स्पोर्ट यानी कि गेम्स खेलने के लिए, हर एक खेल का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पर्सन को गेम बहुत पसंद होती है, जैसे आप सबको मालूम है, राइट। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारी तरह ही ऐसे लोग जो डिसेबल यानी कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी गेम्स यानी कि स्पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिहेबिलिटेटिव इन्फ्लुएंस स्पोर्ट कैन हैव नॉट ओनली ऑन द फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो आर रिहेबिलिटिंग पीपल विद अ डिसेबिलिटी इनटू सोसाइटी। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? रिहेबिलिटिव यानी हैविंग क्वालिटी ऑफ फीचरिंग समवन और समथिंग टू अ गुड और हेल्थी कंडीशन, स्टेट और वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका है हम कह सकते हैं। तो स्पेशली स्पोर्ट का ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रिहेबिलिटी पे पड़ता है, यानी कि लोग कैसे जीते हैं। कि हम जो डिसेबल सोसाइटी के अंदर जो डिसेबल लोग होते हैं उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हमें मालूम है, लेकिन ऐसे गेम्स से, ऐसे स्पोर्ट्स से उनका ज़्यादा, उनकी जो रिहेबिलिटिंग है वो फिज़िकल बॉडी, नॉट ओनली उनकी फिज़िकल बॉडी पे ही नहीं, लेकिन उनकी सोसाइटी में भी अलग आते हैं वो। फर्दर मोर स्पोर्ट टीच इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट हमें इंडिपेंडेंटली जीना सिखाते हैं। नाउअडेज पीपल विथ डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट इन हाई परफॉर्मेंस एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एंड रिलैक्सेशन स्पोर्ट। रिक्रिएशनल मीन्स हैविंग क्वालिटी ऑफ एन्जॉयमेंट। कि आजकल अगर आपकी मॉडर्न दुनिया में अगर हम देखें तो जो डिसेबल लोग होते हैं वो चुपचाप घर में नहीं बैठे रहते हैं, वो लोग अब हाई पावर की स्पोर्ट्स में, परफॉर्मेंसेस में और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में जिसमें हरीफाई होती है, और रिक्रिएशनल जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होता है, ऐसे स्पोर्ट्स में हमेशा ही पार्टिसिपेट करते रहते हैं। The number of people with disabilities involved in sport and physical recreation is steadily increasing around the world, with organized sports for athletes with disabilities divided into 3 main disability groups: sport for the deaf, sport for person with physical disability and sport for person with intellectual disability। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो डिसेबल है, जिनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो। और उनकी नंबर ऑफ़ संख्या, उनके नंबर्स लिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते नज़र आते हैं हमको। और ऐसे स्पोर्ट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर डेफ, यानी कि जो बहरे होते हैं उनके लिए जो स्पोर्ट अलग होती है गेम्स। स्पोर्ट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, बॉडी के कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए अलग गेम्स। और लास्ट है
इंटेलेक्चुअली उनको कोई इंटेलेक्चुअली यानी कि माइंड से अगर वो डिसेबल हो तो उनके लिए अलग होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही 3 पार्ट में स्पॉट्स को डिसेबल पर्सन के लिए जो स्पॉट्स होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पॉट फॉर डेफ, स्पॉट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड स्पॉट फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल disabilities. From 1980s, organization began to include athletes with disabilities in sporting events such as the Olympic Games and Commonwealth Games. However, many sports are practiced by persons with a disability outside the formal sports movement. For example, wheelchair basketball, wheelchair dancing, weighting, swimming, and many other sporting activities you can join if you are mentally or physically disabled. कि बहुत सारे 1980s से अगर हम देखें तो 1980s के अंदर ऐसी अलग अलग एथलेटिक्स जो है, ओलंपिक गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ऐसे अलग अलग स्पोर्ट गेम्स इवेंट स्टार्ट किए गए डिसेबल पर्सन के लिए, जो लोग गेम्स खेल सकते हैं डिसेबल होने के बावजूद भी। और आप लोग अगर, हमें ये कहा गया है कि आप लोग अगर किसी डिसेबल पर्सन को जानते हैं या फिर आप अगर डिसेबल हैं तो आप ऐसे गेम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसी गेम? तो फॉर एग्जांपल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया जा सकता है, व्हीलचेयर डांस बैठे डांसिंग हम सीख सकते हैं, वेट लिफ्ट यानी कि वज़न उठाना, स्विमिंग कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जिसे हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम डिसेबल हैं तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। डू यू लाइक दिस ऑफ आइडिया ऑफ हैविंग अ सेपरेट स्पॉट्स फॉर डिसेबल्ड? इमेजिन डिफरेंट स्पॉट्स एंड गेम्स फॉर द डिसेबल पीपल एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमें टेबल फिलअप करना है, अलग अलग डिसेबल पर्सन के लिए अलग अलग गेम, जैसे स्पॉट गेम्स फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो आप ये सोचिए, हाउ विल यू ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज डिसेबल? नो 2 थिंग्स यू कैन डू, कंपेयर योर आइडियाज विद दोज योर फ्रेंड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया गया है कि जो लोग डिसेबल होते हैं उनकी लाइफ में खुशी लाने के लिए आप क्या काम करेंगे? तो ऐसे 2 आइडियाज़ आपको यहाँ पे लिखने हैं जो आप कर सकते हैं डिसेबल पर्सन की लाइफ में खुशी लाने के लिए, और यहाँ पे हमें टेबल फिलअप करना है अलग अलग गेम्स में। तो मैं आप आज ट्राई कीजिए, मैं आपको कल आंसर बता दूंगी कि आपको क्या टेबल में क्या क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमारी थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन की, एंड आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू आवर एक्टिविटीज़ एंड द चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।